हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज के टॉपिक में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी देखेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। मुख्य कॉन्सेप्ट है कंटिंजेंसी एंड कमिटमेंट्स। ये भी बैलेंस शीट के साथ दिखाया जाने वाला एक आइटम है। अब सबसे पहले तो हम लोग समझ लेंगे कंटिंजेंसी एंड कमिटमेंट्स क्या है और बैलेंस शीट के साथ इसको कैसे दिखाया जाता है। These are the liabilities that may arise on certain outcome. कंटिंजेंसी या कमिटमेंट्स ऐसी लाइबिलिटीज है जो किसी खास चीज़ के होने या नहीं होने पर निर्भर करती है। वो लाइबिलिटी हमारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, सब्जेक्ट टू सर्टेन खास चीज़ के होने या नहीं होने पर। उसी तरह कोई कमिटमेंट अगर हम लोगों ने किया है और वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हुआ है तो वो कब होगा ये भी हमको एग्जैक्टली मालूम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन वो होगा तो उसको भी हम लोग कमिटमेंट्स के रूप में बैलेंस शीट के बाहर फुट नोट के रूप में दिखाते हैं। तो दीज आर द लायबिलिटी दैट मे अराइज ऑन सर्टेन आउटकम। किसी खास आउटकम के आधार पर यह लायबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती। दीज आर नॉट रिटन इनसाइड द बैलेंस शीट में इसको नहीं लिखा जाता है। जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है उसके अंतर्गत नहीं लिखा जाता है। दे आर शोन एज फुटनोट आउटसाइड द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाहर इसको फुटनोट के रूप में दिखाया जाता है। इसमें कंटिंजेंसीज में मेन रूप से है क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेप्ट। कोई ऐसा क्लेम जो कंपनी पर किया गया है, कोई भी क्लेम, किसी तरह का क्लेम, लेकिन कंपनी ने उसको डेप्ट के रूप में स्वीकार अभी तक नहीं किया है। फिर जो क्लेमेंट है वो कोर्ट ऑफ लॉ में चला गया है, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि वो क्लेम देना है कि नहीं देना है। क्योंकि कंपनी तो स्वीकार ही नहीं कर रही है उस क्लेम को, तो देना है कि नहीं देना है ये कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करेगा। अगर कोर्ट डिसाइड करेगा तो देना पड़ेगा देने के लिए, अगर नहीं देने के लिए डिसाइड करेगा तो नहीं देना पड़ेगा। गारंटीज, अगर आपने किसी भी कंपनी ने किसी अन्य को, किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन को, अदर पार्टी को कोई गारंटी दी है तो गारंटी अगर कंपनी ने दिया है तो अगर वो पार्टी अपनी लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पाता है तो फिर क्या होता है, कंपनी को देना पड़ता है। तो इस तरह की ये गारंटी भी एक हमारी कंटिंजेंसी है। कंपनी इज कंटिजेंटली लायबल। परिणाम रूप से मतलब किसी घटना के घटने पर कंपनी लायबल हो जाती है। इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है बिल रिसीवेबल डिस्काउंट। बिल रिसीवेबल हम लोगों को कंपनी को मिलती है उनके डेटर्स से। कंपनी के जो डेटर्स हैं वो बिल्स रिसीवेबल, कंपनी जब बिल लिखती है और एक्सेप्ट करते हैं बिल रिसीवेबल हो जाता है। तो बिल रिसीवेबल अगर कंपनी ने बैंक से डिस्काउंट कर लिया, लेकिन जब ड्यू डेट को बैंक बिल को डेटर के पास ले जाता है और वो पैसा नहीं देता है तो फिर वो पैसा तो वसूल करेगा कंपनी से ही। तो ये इस तरह की जो लायबिलिटी होती है वो कंटिंजेंसी में आती है। कमिटमेंट का क्या आता है, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एक्सिक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर। कोई ऐसा काम है कैपिटल अकाउंट के संदर्भ में, कैपिटल काम है जो अभी तक एक्सिक्यूट नहीं हुआ है, कुछ पार्ट रह गया है। अब घर बन रहा है, उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट रह गया है, लेकिन उसके लिए भी प्रोवाइड नहीं किया गया है कि घर पूरा बन गया है और घर पूरा बनने में जो लगेगा उस अमाउंट के लिए प्रोविज़न नहीं किया गया है। तो ऐसे अमाउंट को हम लोग कमिटमेंट में दिखाएंगे, जो वो तो हमको बनाना ही है, बिल्डिंग बनाना ही है। अनकॉल्ड लायबिलिटीज ऑन शेयर एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स पार्टली पेड। अगर कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, मान लीजिए कि शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है या डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है, वो पार्टली पेडेबल।
तो वैसी स्थिति में जो बाकी पेमेंट बाकी है वो तो उसके लिए कंपनी कमिटेड है। जब वो कॉल मांगेगा तो वो देना पड़ेगा, वो कंपनी देगी। लेकिन उसको बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखते हैं, क्योंकि पता नहीं है कि वो कब कॉल किया जाएगा और कब कंपनी देगी। अदर कमिटमेंट्स, इसी तरह की कोई अन्य कमिटमेंट अगर कंपनी ने किया है, लेकिन स्पेसिफिक रूप से उसका नाम देना पड़ेगा। तो ये कंटिंजेंसी एंड कमिटमेंट्स, इसमें एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। अब कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहला क्वेश्चन तो एक बैलेंस शीट का फुल क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कंपनी के फुल बैलेंस शीट का, फुल बैलेंस शीट मतलब एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, दैट इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स दोनों साइड। इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल हम लोग थर्ड रोमन में लिखते हैं, पार्ट 1 एज एट 31/3/2020 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। ऑफ अल्फा लिमिटेड हम लिख देते हैं, अल्फा लिमिटेड। ठीक है, ऑफ अल्फा लिमिटेड। हमारे पास सर्टेन इन्फॉर्मेशन है, शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, सरप्लस है, 8% डिबेंचर्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, डिप्रिसिएशन है, अदर करंट लायबिलिटीज है, अदर करंट एसेट्स है, शेयर एप्लीकेशन मनी है, पेंडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट हम लोग कैसे बनाते हैं हमको पता है। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे हम? सबसे ऊपर लिखेंगे शेड्यूल, SCDULA, थर्ड पार्ट 1 ऑफ द Companies Act 2030। बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड। कंपनी का नाम भी लिख देते हैं, एड एट डेट साइड 31 दिन टू दिया हुआ है, एट 31 मार्च 2020। ये क्या है? एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। नहीं, ये फुल बैलेंस शीट है। ओके। अब इसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं आम रूप से हमें पता है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट पीरियड, रुपीस, प्रीवियस पीरियड रुपीस। ठीक है। हम लोग क्या क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। कैपिटल में लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज
उसके बाद जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार हम लोग लेंगे। शेयर कैपिटल है तो हमको शेयर कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहला हेड हमारा क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में लिखेंगे, जो नहीं होगा उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शेयर होल्डर्स फंड। अब इसमें ये जो क्या आता है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल हमारे पास है तो लिखेंगे और बी भी है, रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व है, सरप्लस भी है, शेयर कैपिटल भी है, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी लिखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस अलग अलग चीज़ें हैं तो इसमें हम 1 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी भी है तो सेकंड भी लिखेंगे। दूसरा जो मेन हेड जो हेडिंग है, शेयर अलॉटमेंट मनी पेंडिंग, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट। इसमें नोट नंबर नहीं देंगे। इसके बाद हम थर्ड में आएंगे, थर्ड में क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसमें क्या है हमारे पास, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारा ए में आता है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें हम सेकंड लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास कई आइटम हो सकते हैं। और एक अलग हेड में लिखते हैं। उसके बाद हालांकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए टिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिप्रिसिएशन ही एक है तो इसको सीधे भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ डिवेंचर दिया हुआ इसलिए डिटेल देना ज़रूरी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। आप इसलिए लिखेंगे। और फोर्थ क्या है, फोर्थ हमारे पास है करेंट लायबिलिटी। करेंट जो आइटम नहीं है वो लिखने की ज़रूरत बीच में नहीं है। करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज में क्या है हमारे पास, अदर करेंट लायबिलिटी। इसका सी नंबर होता है। अगर मुझे हमें याद है तो लिखें, नहीं तो ये भी लिखें। सी अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। करेंट, अदर करेंट लायबिलिटीज, अदर करेंट लायबिलिटीज।
अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें एक ही आइटम है। अब इसके बाद ये टोटल हो जाता है। अदर करेंट लायबिलिटीज लिखने के बाद एक टोटल हमको मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मेन हेडिंग्स सेकेंड, एसेट्स। एसेट में फिर क्या लिखेंगे, नॉन करेंट एसेट्स पहला, नॉन करेंट एसेट्स। इसमें हमारे पास क्या है, टेंजिबल एसेट है पहला के। नॉन करेंट एसेट में भी हमारे पास कई नॉन करेंट एसेट में हमारे पास ए है। ए में हमारे पास क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, अब फिक्स एसेट्स में भी छोटा वाला 1 लिखेंगे, क्या है, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स नॉन टेंजिबल एसेट्स है। उसके बाद सेकेंड नॉन टेंजिबल एसेट्स है। उसके बाद और दूसरे सारे एसेट्स हैं। टेंजिबल एसेट्स है तो टेंजिबल एसेट्स में हम 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में ये हेडिंग नंबर है, मेन हेडिंग नहीं, हेडिंग 2 होगा। मेन हेडिंग तो एसेट्स में है, हेडिंग 2 होगा। 2 में क्या है, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में क्या है हमारा, अदर करेंट एसेट्स। ये हमारा और एक और है, डी है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और एफ है, हम सीरियली नहीं लिख रहे हैं, जो वहाँ का नंबर है हमारे फॉर्मेट का वो नंबर लिख रहे हैं। यहाँ अगर नहीं याद है तो ये भी लिखेंगे। हालांकि डी और एफ अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखेंगे और उसके बाद अदर करंट एसेट लिखेंगे, अदर करंट एसेट्स। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। अब उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, टोटल। एक अमाउंट जो हमको मिलेगा ये टोटल होगा। ये दोनों हमारे एसेट और लायबिलिटी दोनों के टोटल बराबर होंगे। ठीक है, अब हम लोग नोट्स ऑन अकाउंट्स में आ जाएं। नोट्स टू अकाउंट, 3 नोट्स हमको बनाने हैं। इसमें क्या लिखते हैं, पार्टिकुलर्स, और इसमें अमाउंट। नोट नंबर 1 क्या है हमारा, नोट नंबर 1 हमारा है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस।
अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है हमारा, जनरल रिजर्व 3 लाख है और सरप्लस हमारा 1,02,000 है। तो दोनों को इसमें, अब रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा क्या है, बी हमारा रिजर्व है, 1 में रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, जनरल रिजर्व हमारा है, जनरल रिजर्व क्या है, दैट इज जनरल रिजर्व हमारा है 3,000 और सरप्लस 1,20,000, सॉरी 3 लाख 1,20,000, तो ये 3 लाख हो गया, ये 1,20,000 हो गया। तो ये क्या हो गया, और कोई जनरल रिजर्व में आने वाला आइटम नहीं है हमारे पास, तो ये इसको टोटल कर सकते हैं अभी भी, बाद में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल रिजर्व है और ये क्या है, सरप्लस। सेकेंड आइटम हमारा जो है रिजर्व एंड सरप्लस, सेकेंड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है हमारा 8% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स कितने का है, 3 लाख का। इसके बाद हम आ जाएंगे थर्ड में, बाकी सब अमाउंट हम डायरेक्टली लिखेंगे। थर्ड में क्या है हमारा, टेंजिबल एसेट्स है। अच्छा, यहाँ हम ये ले रहे हैं, ये थर्ड ये ले रहे हैं, ये थर्ड यहाँ दैट 1 नहीं ले रहे हैं, ये थर्ड ले रहे हैं, ये ए नहीं ले रहे हैं, ये 2 ले रहे हैं, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। टेंजिबल एसेट, अब टेंजिबल एसेट्स में क्या है हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, टेंजिबल एसेट में प्लांट एंड मशीनरी हमारा कितने का है, 9 लाख का। और इसमें से लेस करेंगे क्या, डिप्रिसिएशन, कितना है 70,000, नेट कितना हुआ 8,30,000, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, बाकी हम सीधे बैलेंस शीट में पुट करें। अब शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल कहाँ लिखते हैं, शेयर कैपिटल का हेडिंग है, तो शेयर कैपिटल हम 5 लाख लिख देंगे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल हमें पता है, टोटल नहीं किया है हम लोगों ने, तो 4,20,000, यहाँ सिंगल लाइन होगा, नीचे डबल करेंगे, ठीक है। 4,20,000 हो गया, यहाँ 4,20,000 लिख देंगे। अब शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये सीधे लिख देंगे, हमारे पास पता है 1 लाख है, तो इसको नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बैलेंस शीट में सीधे लिखेंगे 1 लाख।
उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी हमको पता है 8% डिबेंचर है, 3 लाख है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम 3 लाख लिख देंगे। और फिर करंट लायबिलिटीज है, अदर करंट लायबिलिटीज है। तो अदर करंट लायबिलिटीज भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अदर करंट लायबिलिटी 2,50,000। तो 2,50,000 लिख देंगे। अब नॉन करेंट एसेट में, फिक्स एसेट में आते हैं, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में हमारा प्लांट एंड मशीनरी है 9 लाख का, और 70,000 उसमें से डिप्रिसिएशन है 8,30,000 का। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ टेंजिबल एसेट में, 8,30,000। उसके बाद करंट एसेट में आएंगे। तो करंट एसेट्स में हमारे पास एक और हमको, अच्छा हाँ, करंट एसेट्स में जो सीधे आइटम है हमारे पास, करंट एसेट का हमारे पास सीधे आइटम है कौन सा, अदर करंट एसेट सीधे हमारे पास है। तो करंट एसेट में अदर करंट एसेट्स हमने टॉपिक दिया है। अदर करंट एसेट्स हमारा कितना हो गया, अदर करंट एसेट 6,40,000। और अदर करंट एक और एसेट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स करंट एसेट में, ये कितना है 1 लाख। तो ये भी सीधे हम क्वेश्चन से ले लिए, ये डी हुआ, ये एफ हुआ। क्लियर है। अब इसका टोटल करेंगे, ये कितना आया 7,000,043 7,6,178 15,70,000। इधर कितना आया 0,0,0,052 7,235,610 15,70,000। दोनों साइड इक्वल आ गया। ये हमारा बैलेंस शीट हुआ कंपनी का, अल्फा लिमिटेड का, और ये नुकसान अकाउंट्स हुआ। ये दोनों करना जरूरी है। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 8 है। स्टार लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑफ बोरोइंग्स। ऊपर कोई डिटेल नहीं दिया है। 10% टर्म लोन फ्रॉम SBI रिपेबल आफ्टर 4 years ₹18 lakhs। 9% डिपेंचर्स और ₹100 each for ₹20 lakhs repayable by 4 annual installment by draw of lots। ठीक है। तो इसका भी मतलब आप समझ रहे हैं। इंटरेस्ट हैज एक्रूड एंड ड्यू बट नॉट पेड सो फार। इंटरेस्ट भी एक्रूड है और ड्यू भी है पेमेंट के लिए, लेकिन
अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है. हाउ विल यू शो दिज आइटम्स इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज एट 31/3/2020. 2020 में इसको बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाएंगे. सपोज यहाँ कोई अगर डेट लिखा रहता, मान लीजिए 19 लिखा रहता, 1/4/19, और डिबेंचर का बिगिनिंग जो पेमेंट डेट वो 20 का जुलाई वगैरह कुछ भी लिखा रहता, तब भी वही ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि हम मान के यहाँ चलते हैं कि ये 1/4 ओपनिंग बैलेंस है. जो बैलेंसेस दिया हुआ है ये ओपनिंग बैलेंस है. अगर लिखा भी रहता तब भी मानते, नहीं भी लिखा हुआ है तब भी वही मानेंगे. अब हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं. फॉर्मेट में हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मेट में हम लोग शेड्यूल थर्ड पार्ट 1 of the Companies Act 2013. यहाँ नाम भी लिखा हुआ है कंपनी का, स्टार लिमिटेड. तो बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड एज एट 31/3/20. 31 मार्च 2020. ठीक है. ये बैलेंस शीट हमारा क्या होगा, एक एक्सट्रैक्ट होगा. हमको शो करना है, केवल बैलेंस शीट बनाना नहीं. एक्सट्रैक्ट. फुल बैलेंस शीट अब नहीं बना रहा है, केवल ये लॉन्ग टर्म डेट है उसको कैसे दिखाएंगे ये हम कर रहे हैं. अब इसमें हम फॉर्मेट बनाएंगे. अच्छा, चूँकि रुपीज़ इन लैक्स भी आप लिख सकते हैं या रुपीज़ भी लिख लें, ठीक रहेगा. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट पीरियड, रुपीज़, प्रीवियस पीरियड. रुपीज. नोट टू अकाउंट्स, अब इसमें कितना नोट्स हमको बनाना पड़ेगा, पहले हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं तो पता चल जाएगा. हमको तो सबसे पहले मेन नंबर डालना पड़ेगा, मेन हेडिंग भी लिखना पड़ेगा. इक्विटी एंड लायबिलिटीज. ठीक है. इसमें क्या क्या आएगा, इसमें और कुछ तो नहीं आएगा. हमारा थर्ड नंबर आएगा सीधे, कौन सा है, नॉन करेंट लायबिलिटीज. छोटा लिखते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज. अब इसमें नॉन करेंट लायबिलिटीज में हमारा क्या आएगा, ये दोनों लॉन्ग टर्म, 10% टर्म लोन भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है. तो ये दोनों हमारा क्या है, ए लॉन्ग टर्म, थर्ड में ए.
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब इसके सामने हम 1 लिखेंगे, ये नोट्स बनाएंगे। नोट नंबर 1 हमारा क्या होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें क्या क्या है हम लोग नोट्स बाद में बनाएंगे, पहले फॉर्मेट पर कंसंट्रेट करें। अब इसमें इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट हम जानते हैं कि इसमें आता है, करंट लायबिलिटी में आता है, और उसमें भी अदर करंट लायबिलिटी में आता है। करंट लायबिलिटी में आता है और उसमें भी अदर करंट लायबिलिटी में आता है। क्लियर है? तो अदर करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे। सबसे पहले तो हेडिंग लिखेंगे, 4th करंट लायबिलिटीज और इसमें अदर, इसमें भी हमारा नंबर इसका क्या है, सी, अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। ये हमारा नोट नंबर 2 होगा। जो अमाउंट आएगा हम लिखेंगे। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आ जाएं। क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं यहाँ क्या क्या है, नोट नंबर में ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 10% टर्म लोन फ्रॉम SBI रिपेबल आफ्टर 4 ईयर्स। अब 4 साल के बाद इसको पेमेंट करना है, इस टर्म लोन। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म है, इसमें हमको कोई ये नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 10% टर्म लोन फ्रॉम SBI कितना है, ये रुपीज हो गया 18 लाख। अब दूसरी बात, 9% डिबेंचर्स और ₹100 ईच। अच्छा, यहाँ देखते हैं 10% टर्म लोन फ्रॉम SBI रिपेबल आफ्टर 4 ईयर्स। तो ये लॉन्ग टर्म है, तो हमने इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 18 लाख लिख दिया। अब दूसरा है 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 इज फॉर 20 lakhs रिपेबल बाई 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट बाई ड्रॉ ऑफ। अब चूंकि हर साल इसमें से 1/4 पेमेंट, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में इसको रिपेमेंट करना है, 4 में रिपेमेंट करना है, मतलब 20 lakhs है। तो 20 lakhs 4 में रिपेमेंट करना है, तो कितना एक साल में रिपेमेंट करेंगे हम, 5 lakhs। 20 lakhs डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आएगा, 5 lakhs। ठीक है, तो 5 lakhs जो यहाँ हुआ, ये हमारा अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग या नॉन करंट लायबिलिटी में, नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसलिए कि 5 lakhs का तो हमारा इस साल पेमेंट करना ही है। हम 31 मार्च 2020 को बना रहे हैं, तो अगर हमने पेमेंट नहीं किया है तो ये हमारे किस लायबिलिटी में आएगा। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो निश्चित रूप से इसको पेमेंट नहीं किया है। अगर 31 को ड्यू भी हो जाएगा, 1/4 को भी अगर हमने लिया होगा, तो उसको 2020 में किसी और डेट को पे करेंगे। हो सकता है कि 1 अप्रैल को पेमेंट करें, हो सकता है कि 1 जुलाई को पेमेंट करें, हो सकता है कि 1
अक्टूबर को पेमेंट कर, लेकिन करेंगे तो 1 साल के अंदर ही 5 लाख का, तो इसलिए वो हमारा क्या हो जाएगा, अदर करेंट, दैट अदर करेंट लायबिलिटीज में आएगा, वो हमारा अदर करेंट लायबिलिटीज में आएगा। ठीक है, तो ये आप 9% डिबेंचर्स कितना आ गया, अब 9% डिबेंचर्स कितना बाकी रह गया। अगर नंबर में हम इसको परिवर्तित करते हैं, ज़्यादा क्लियर रहेगा, तो 20 लाख है, 20 लाख रुपीज़ 100 का है, तो कितना हो जाएगा, 20,000 डिबेंचर हो जाएगा। इसमें से 5,000 का हम पेमेंट कर रहे हैं, तो बाकी कितना बचेगा, 9% डिबेंचर्स of ₹100 is of ₹100 each, कितना बचा, 15,000। हम आगे लिख सकते हैं इसके, या आगे लिख सकते हैं, 15,000 बचा, 15,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 इच, तो ये कितना हो जाएगा, 15 लाख। ये हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया। अब इंटरेस्ट जो दोनों पर बकाया है वो उस किस में आएगा, ये आएगा हमारे अदर करंट लायबिलिटी में। तो दूसरा नोट नंबर हमारा क्या है, अदर करंट लायबिलिटीज। इसमें लेकिन क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट तो आएगा ही, इसके अतिरिक्त भी यह अमाउंट आएगा, जो 5,000 डिबेंचर पर ₹100 ली, मतलब 5 लाख रुपये जो रिपे करना है, वो भी हमारे अदर करंट लायबिलिटीज में भी आएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 5,000 9% डिबेंचर्स repayable in 4 equal installments, repayable। ठीक है, of ₹100 each repayable, तो ये कितना आ जाएगा, 5,000 into 100, 5 लाख। अब हम लोग क्या करेंगे, दैट इज वो इंटरेस्ट दोनों पर बाकी है, तो इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आउट, दोनों को अलग लिखेंगे, स्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% टर्म लोन SBI। ये कितना हो जाएगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहीं के कैलकुलेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है।
SBI का लोन कितना है 18 lakhs इंटू 10/100, ये कितना हो जाएगा 1,80,000, तो ये आ जाएगा 1,80,000। अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर ऑफ रुपीज 100 each on 20,000, 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। चूँकि इंटरेस्ट तो हमको सारे पर देना है, यहाँ तो सिर्फ हमने इसका जो प्रिंसिपल था उसका रिपेमेंट का 5 लाख लिया। इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे 20 lakhs इंटू 9/100, ये 9 2 जा 1,80,000, तो 1,80,000। अब ये दोनों को हम टोटल कर लें तो ये कितना आएगा 33 लाख, और ये टोटल करेंगे तो कितना आएगा 0,6 और ये 0,0,0 और 5 1 6 7 8,60,000। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज में 33 लाख, ठीक है, और करेंट लायबिलिटीज में 8,60,000। ठीक है, और इसको हमको टोटल करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमको एक्सट्रैक्ट दिखाना होता है। ठीक है, यहाँ इसको अलग अलग क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि टोटल हम दिखाते हैं, तो ये दोनों अमाउंट हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है, अगर सपोज इस क्वेश्चन में ये लिखा होता, क्वेश्चन नंबर क्या है 1, क्वेश्चन नंबर क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वन, अगर ये नहीं है, दैट क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। अगर इसमें लिखा रहता कि स्टार लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ बोरोइंग्स ऑन 1/4/90, है ना, 1/4/2019, और 9% डिविजन by 100 each for ₹20,000 repayable by 4 annual installments by draw of lots
बिगिनिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2020, तब भी हम लोग उसी तरह इसका सॉल्यूशन करते। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जो पहले हम लोगों ने बात की थी इक्विटी के बारे में कि दैट शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उसके संबंध में क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, सी यू अगेन।